नमस्ते बच्चों, मैं लकिया आहूजा स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता और राजस्थान सरकार के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो बच्चों, विज्ञान में हम अब तक 3 पाठों को पढ़ चुके हैं। हमारा चौथा पाठ जो आज हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चों, ये पाठ भी आपके बाकी के तीनों पाठ की तरह बहुत ही अच्छा पाठ है। तो आज पहले भाग में हम बात करेंगे हमारे चारों ओर की अलग अलग वस्तुओं की। तो आपके पास क्या आपने अलग अलग तरीके की वस्तुएं देखी हैं? तो मुझे पता है बच्चों कि आप सभी ने बहुत सी अलग अलग वस्तुएं देखी हैं। कभी ना कभी आपके आसपास की वस्तुओं पर आपका बहुत ध्यान जाता है। जैसे कुछ वस्तुएं यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं एक खिलौना है, एक ताला है, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं रसोई का हम मग मान सकते हैं एक रखा है, रिमोट रखा है बच्चों, एक और खिलौना रखा है और इस प्रकार से विविध वस्तुएं यहाँ पर रखी हैं। एक सीढ़ी है, एक दस्ताना है, कुछ पेचकस हैं। ये सभी वस्तुएं आपने अपने आसपास कभी ना कभी देखी हैं। तो इन्हीं वस्तुओं के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें इस पाठ में पढ़नी है। तो बच्चों, यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि अब तक हम भोजन की विविधता को पढ़ चुके हैं। हमने पहले पाठ में ही भोजन के बारे में समझना शुरू किया था और पहले और दूसरे पाठ में भोजन के बारे में आपने कई सारी चीज़ें जानी थी। ये जो तीसरा पाठ है वो आपको वस्त्रों की विविधता को बताता था, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। अब इस चौथे पाठ में आप ये जानेंगे कि अलग अलग वस्तुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये विविधता भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये वस्तुएं एक या एक से ज़्यादा पदार्थों से बनी होती हैं। कुछ वस्तुएं सिर्फ एक पदार्थ से बनी होती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा पदार्थ से भी बनी हो सकती हैं। उसके अलावा जो वस्तुएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर वस्तुएं किन पदार्थों से बनी होती हैं? तो बच्चों, वो वस्तुएं अक्सर कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़ आदि से बनी होती हैं। आपने आसपास की कई सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो लकड़ी से बनी होती है। आपने दरवाज़ा देखा है, आपने खिड़कियां देखी हैं लकड़ी से बनी, आपने सोफ़े देखे हैं, आपने कुर्सियां भी देखी होंगी लकड़ी से बनी, आपने अलमारी भी देखी होगी लकड़ी से बनी। इसी प्रकार कांच के भी आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी। अलग अलग धातुओं से भी अलग अलग चीज़ें बनती हैं, आप जानते ही हैं। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ के उपयोग को हम एक या ज़्यादा वस्तुओं को बनाने में कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि लकड़ी का उपयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुर्सी बनाने के लिए ही होता है। लकड़ी का उपयोग कुर्सी बनाने में भी होता है। लकड़ी का उपयोग जो है वो बेड बनाने में भी होता है, चारपाई बनाने में भी होता है। इसी प्रकार अलग अलग चीज़ों की हम बात करें, जैसे प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग खिलौने बनाने में होता है, प्लास्टिक का उपयोग कुर्सी बनाने में होता है, टेबल बनाने में होता है, प्लास्टिक का उपयोग आपके रसोई की कई सारी चीज़ें बनाने में होता है। आपके टिफ़िन, आपके बॉटल भी प्लास्टिक से बने होते हैं। तो बच्चों, ध्यान रखेंगे कि इनमें से जो भी वस्तुएं हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनती हैं और अलग अलग पदार्थों से हम अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हमको पदार्थों के मुख्य गुणों को समझना है। सभी पदार्थों में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, तो उन गुणों को हमें समझना है और गुणों के आधार पे ही किसी पदार्थ का उपयोग विशेष प्रकार की वस्तु बनाने में होता है। तो ये चीज़ बहुत ही रुचिपूर्ण है बच्चों कि किसी भी पदार्थ की क्या विशेषताएं हैं, उसी के आधार पर निर्धारण होता है कि उससे किन वस्तुओं को बनाया जा सकता है। तो कुछ मुख्य गुण हमें समझने हैं। तो पहला गुण है
दिखावट। तो कोई वस्तु कैसी दिखाई देती है उसे ही हम दिखावट का नाम देते हैं। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग अलग दिखती है, ये हम जानते हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि जिन पदार्थों से वो वस्तु बनती हैं वो पदार्थ भी एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। तो आप ध्यान देंगे बच्चों कि कुछ पदार्थ तो चमकदार होते हैं, कुछ पदार्थों में क्या दिखती है, चमक दिखती है, धुती दिखती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धुती दिखती है, ऐसी वस्तुएं जो धुती प्रदान करती हैं, ध्यान देंगे कि वो किससे बनी होती हैं, धातु से बनी होती हैं। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें चमक होती है, धुती होती है, वो किसी ना किसी धातु से बनी होती हैं। आपने अपने घर में स्टील का चम्मच, स्टील की कटोरी, स्टील की थाली, स्टील की प्लेट जरूर देखी होंगी, और इन सब में थोड़ी सी चमक होती है। तो स्टील जो कि एक धातु है, उनसे ये चीज़ें बनी होती हैं। तो बच्चों और जो धातुएं हैं उनके मुख्य उदाहरण हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी आदि। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगली कक्षाओं में आप इन धातुओं के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनमें चमक या धुती नहीं होती है। तो अपने आसपास की ऐसी कुछ वस्तुओं को भी आप देख सकते हैं जिनमें चमक नहीं होती है। तो बच्चों, क्या कुर्सी जिस पर आप बैठते हैं वो चमक रही होती है? नहीं चमकती है। तो कुर्सी लकड़ी की, प्लास्टिक की अगर बनी हो तो उसमें कोई चमक आपको दिखाई नहीं देती है। यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों कि कुछ धातुएं जो होती हैं उनकी जब वायु और नमी से अभिक्रिया हो जाती है, यानी वो धातुएं खुली रह जाती हैं वायु में और नमी में, तो ऐसी स्थिति में ये धातुएं भी अपनी चमक खो देती हैं। आपने लोहे की कुछ ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जिन पर आपने जंग लगा देखा हो, और आप जानते हैं कि जंग किस कारण लगता है। जंग लगने का मुख्य कारण यही है कि लोहा जब खुला रहता है और वायु से और नमी से अभिक्रिया करता है तो उसमें जंग आ जाता है, और जंग आने का अर्थ स्पष्ट है कि उसकी चमक जो है वो कम हो जाती है, घट जाती है। तो बच्चों, इसके बाद हमें दूसरे गुण की बात करनी है, और दूसरा गुण है कठोरता। कुछ वस्तुएं अत्यधिक कठोर होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं उतनी कठोर नहीं होती हैं। जैसे आप जरा सोच करके देखिए कि आपका जो तकिया है क्या वो कठोर है? तो आपका तकिया बिल्कुल कठोर नहीं है। आपके कपड़े हैं क्या वो कठोर हैं? नहीं, वे कठोर नहीं हैं। लेकिन एक लकड़ी की कुर्सी क्या वो कठोर होती है? बिल्कुल कठोर होती है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आसानी से दबाया जा सकता है या संपीड़ित किया जा सकता है। दबाने को ही संपीड़ित करना कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, खरोचा जा सकता है, वे पदार्थ कहलाते हैं कोमल पदार्थ। तो साधारण सी बात है कि कोमल पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। अब ऐसे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, जटिल होता है, ऐसे पदार्थों को हम कठोर पदार्थ कहते हैं। और आपने अपने आसपास कई ऐसे पदार्थ देखे होंगे जिन्हें आप कोशिश करें तो दबा नहीं पाते हैं। इसके बाद बच्चों हमको एक अन्य गुण की बात करनी है। हमने सबसे पहले बात करी दिखावट की, दूसरी बात हमने करी कठोरता की, तीसरी बात जो हमें करनी है वो है विलय या अविलय की। और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करने का प्रयास करना होगा। करना ये है कि आपको इनमें से जो चीज़ें आसानी से मिल पाए,
चीनी आपको मिल सकती है, ठीक है, नमक आपको मिल सकता है, चॉक पाउडर भी आपको मिल सकता है, थोड़ी सी रेत भी आपको मिल सकती है। यदि लकड़ी का बुरादा थोड़ा सा मिले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इन सभी वस्तुओं को, चीनी को, नमक को, चॉक पाउडर को, रेत को और लकड़ी के बुरादे को आपको थोड़ा सा किसी बर्तन में पानी भरना है और उन सब में ये वस्तुएं अलग अलग डालनी है। एक ही गिलास में सभी नहीं डालनी है। एक बर्तन में पानी भरें, उसमें चीनी डालें, दूसरे बर्तन में पानी भरें, उसमें नमक डालें, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें चॉक पाउडर डालें, एक अन्य बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें रेत डालें और एक आखिरी बर्तन में पानी डाल के उसमें लकड़ी का बुरादा डालें। जब आप ऐसा करेंगे बच्चों तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। आप पानी में उनको घोलते हैं, घुमाते हैं तो वो चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ चीज़ें लुप्त नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, जानते हैं इस बारे में कि जो पदार्थ लुप्त हो जाते हैं, जिन्हें हम पानी में डालते हैं, घोलते हैं और वो लुप्त हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को विलेय कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि विलेय क्या होते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जिन्हें पानी में डालने पर, घोलने पर या विलोड़ित करने पर वे लुप्त हो जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और बहुत देर तक आप जब घुमाते हैं, विलोड़ित करते हैं, हिलाते हैं तो भी वो पदार्थ लुप्त नहीं होते हैं और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अविलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ के बारे में आपको जरूर याद रखना है। कुछ द्रव भी ऐसे होते हैं जो जल में पूरी तरीके से मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य द्रव ऐसे होते हैं जो जल में अच्छे से मिश्रित नहीं होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि सिर्फ ठोस वस्तुएं ही नहीं, हम यहाँ पर द्रव के बारे में भी समझ रहे हैं कि कुछ द्रव पानी में मिलाने पर पूरी तरीके से पानी में मिश्रित होते हैं, जबकि कुछ द्रव पानी में मिलाने पर पूरी तरीके से पानी में मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें पानी में डालकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है तो कुछ द्रव अपनी अलग परत बना लेते हैं। तो आगे देखते हैं ऐसे द्रव कौन से होते हैं। तो बच्चों कुछ द्रव हमने यहाँ इस तालिका में दर्शाए हैं और ये द्रव भली भांति मिश्रित होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको पता लगाना है। आप चाहें तो ये छोटी सी गतिविधि घर पर कर सकते हैं। यदि आपको ये सामान उपलब्ध हो, ये सभी द्रव उपलब्ध हो तो आप इसे करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चों सिरका जो है जिसका उपयोग कई बार होता है, आप बच्चों में से किसी ने अगर कई बच्चे खाते हैं चाउमीन, कभी ना कभी खाया हो तो उस चाउमीन में जो रंगहीन पदार्थ डाला जाता है, थोड़ा सा डाला जाता है, बहुत कम मात्रा में, वो सिरका होता है। आपने चाउमीन बनाने वाले को अगर बाज़ार में ध्यान से देखा हो तो चाउमीन बनाने के दौरान वो थोड़ा सा सिरका डालते हैं। सिरका खटाई के लिए वहाँ उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों सिरका जो है वो जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है। अब नींबू के रस की बात करें तो ये भी भली भांति मिश्रित होता है। आपने ज़रूर कभी ना कभी नींबू पानी या शिकंजी पिया होगा बच्चों। उस शिकंजी में हम पानी में चीनी डालते हैं, घोलते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं और फिर उसमें नींबू का रस डालते हैं और ये सभी चीज़ें अच्छे से पानी में घुल जाती हैं, मिश्रित हो जाती हैं, तब हम उसे शिकंजी के रूप में पी लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सरसों के तेल की, नारियल के तेल की और केरोसिन की। तो ये तीनों चीज़ें जब आप जल में मिलाते हैं तो ये मिश्रित नहीं होते हैं। तो ना तो सरसों का तेल मिश्रित होता है, ना ही नारियल का तेल मिश्रित होता है और ना ही केरोसिन जल में मिश्रित होता है।
तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जल में कुछ पदार्थ तो पूरी तरीके से घुल जाते हैं या मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जल में अच्छे से मिश्रित ना होते हैं और वे अपनी एक अलग पृथक परत बना लेते हैं। और ये सभी प्रकार के जो तेल हैं उनकी प्रकृति ऐसी ही होती है। तो बच्चों आज हमने जो पाठ शुरू किया, इस पाठ में अब तक हमने पदार्थों के मुख्य गुणों के बारे में जाना। तो पहला गुण जो आपने पढ़ा था वो था दिखावट, यानी कोई वस्तु कैसी दिखती है वो उसके पदार्थ पर निर्भर करती है, जिस पदार्थ से वह बनी है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद हमने बात की कठोरता की और फिर हमने बात करी विलय और अविलय की। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। आशा है आप ये सारी बातें याद कर रखेंगे। हम मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।